ये कहलाती है वक्त की पाबंदी। मैं तो बाद में बताने वाली थी कि ब्रजेश पाठक जी लखनऊ यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं और जब इलेक्शन लड़ते थे तो क्लास में आके कन्विंसिंग करते थे, इसीलिए वक्त की पाबंदी है। मैं अर्श रिजवी से गुजारिश करूंगी कि वो आके उनकी खिदमत में बुके पेश करें। जो वक्त देते हैं वहीं पर पहुंच जाते हैं। हमारे बीच में मोहम्मद हैदर रिजवी साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, एडवोकेट हैं और सिकंदराबाद का जो गेट टूटा था उसकी रिपेयरिंग में भी आपने काम किया था। अर्श खड़ी रहिए प्लीज़। हमारे बीच में हैदर साहब, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है कि वकील का ड्रेस पहने हुए हैं। हमारे बीच में नजमुल हसन रिजवी साहब हैं तो ये टीएमटी के इंचार्ज और यूनिटी कॉलेज से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन एडुकेशन के लिए इन्होंने जितनी कुर्बानी की है, दुबई और कनाडा को छोड़ के वो लखनऊ आए हैं और यहाँ पर यूनिटी कॉलेज और एडुकेशन को अर्श उनकी खिदमत में बुके पेश करो। भाई तालियाँ कमज़ोर नहीं बनना चाहिए। जी वकील परावर में बैठ, वकील साहब थोड़ा सा हम लोगों को भी वक्त दीजिए। देखिए आज का प्रोग्राम जो है ये अवधनामा फाउंडेशन डे प्रोग्राम है। 24th एनिवर्सरी मनाई जा रही है अवधनामा की। कमाल की बात है कि 24 साल तक ये अखबार चल रहा है। कहते हैं कि इसमें आज अवार्ड सेरेमनी और स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 24th एनिवर्सरी है और अम्मार साहब हमेशा वक्त से पहले आते हैं। मेरे ख्याल में उनको खबर नहीं मिली है कि हमारे ब्रजेश जी बहुत पंक्चुअल हैं। आज इस प्रोग्राम की सदारत डॉक्टर अम्मार रिजवी कर रहे हैं। चीफ गेस्ट हर जगह जहां वादा करते हैं पहुंचने वाले, वक्त देने वाले श्री ब्रजेश पाठक जी है जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं यूपी गवर्नमेंट में। गेस्ट ऑफ ऑनर्स हमारे जनाब दानिश अंसारी साहब हैं जो मिनिस्टर यूपी गवर्नमेंट के हैं। जनाब नजमुल हसन रिजवी साहब टीएमटी के हैं और एडवोकेट मोहम्मद हैदर रिजवी साहब हैं। सबसे पहले मैं मूसी रज़ा को बुलाऊंगी। वक़ार रिजवी के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। ब्रजेश पाठक जी ने, पता नहीं आपने देखा है हैदर साहब, नजमी साहब का तो बहुत मुलाकात रही, प्रोग्राम किए अपनी कॉलेज में। पता नहीं लगता है कि ये इंसान मौजूद है। ये इंसान हर जगह नज़र आता है। अपने पीछे जो एक वो है कि उनके लिए भी ये कहते हैं कि तस्दीक फातिमा उर्फ रोज़ी उनकी लगाई हुई, इस पेड़ को लगाए हुए जिस तरह सींच रही हैं वो काबिल तारीफ़ है। मैं चाहती हूँ कि रोज़ी रिजवी के लिए तालियां ही ना बजें, सिर्फ दुआएं भी हैं। वक़ार बेटी रिजवी उनसे कह गए हैं कि अब तुम्हारे लिए आसान है इमारत साजी, अब तुम्हारे लिए आसान है इमारत साजी, मेरा तो काम था बुनियाद का पत्थर रखना। उन्होंने बुनियाद का पत्थर रखा है, अवधनामा की बुनियाद, और ऐसी टीम दे गए हैं। ये एक तरह का गम नहीं है, इसको ट्रेजेडी भी नहीं कह सकते। हाँ। इसको हम ट्रेजेडी भी नहीं कह सकते। इतना बड़ा लॉस है, लेकिन इंसान जाते हुए भी मौजूद रहता है, लोगों की दुआओं में मौजूद रहता है, लोगों के ये बताने में कि उन्होंने हमारे साथ क्या क्या किया है। कभी अपने मुंह से नहीं बताते थे, उनके जाने के बाद लोगों ने बताया कि वक़ार रिजवी हमारी इतनी मदद करते थे ज़रूरत के वक्त। ये इंसान अभी यहाँ आए, ये वहाँ है। प्रोग्राम करते थे तो सबसे पीछे बैठते थे, कभी कभी मैं जब निज़ामत करती थी तो उनको बुलाती थी कि वक़ार रिजवी पीछे बैठे। ऐसे लोग वाकई दुनिया में उनकी बेहद ज़रूरत होती है, अल्लाह को मालूम होता है, लेकिन नेक बंदे अल्लाह के ज़्यादा करीब होते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि उनका जो काम, उनके जो कारनामे, उनकी जो लगाई हुई बुनियादें, एक चीज़ की बुनियाद उन्होंने नहीं रखी। उन्होंने कई ग्रुप्स खोले, कई लोगों को जोड़ा, कभी उनके लिए मजहब आड़े हाथों नहीं आया। माजरत चाहती हूँ कि मैं उनके बारे में इतने जज्बाती तरीक़े से बोल रही हूँ।
हर एक यही सोचता है कि वक़ार रिजवी तो सबसे ज़्यादा मेरे करीब थे, सबसे ज़्यादा मैं जानता या जानती हूँ वक़ार रिजवी के बारे में। मैं अब गुजारिश करूँगी कि जब तक मेरे ख्याल में पहले तो एक मुल्क का मैंने सुना है कि वहाँ जब मेहमान देर से आते थे तो उन पर फ़ाइन किया जाता था, मगर मैं अम्मार रिजवी का सामना नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं आप शकील साहब से गुजारिश करूँगी कि आके थोड़ा सा इस अवधनामा के बारे में बताएं, थोड़ा सा ये कि क्या क्या काम किए गए हैं और क्या क्या काम करने की है। आइए। बहुत बहुत शुक्रिया साबरा जी। असल में मुझे वोट ऑफ थैंक्स करना था, तो हमारे यहाँ डॉक्टर मूसी रज़ा साहब हैं, उनको थोड़ा इंट्रोडक्टरी स्पीच करनी थी, लेकिन वो देर में आए हैं बाहर से तो नहीं आ पाए हैं। तो मैं सोचता हूँ इसी में दोनों चीज़ें कर दूंगा, क्योंकि मंत्री जी को जाना भी है जल्दी, तो वोट ऑफ थैंक्स भी इसी में कर दूंगा। और अवधनामा के बारे में और वक़ार साहब के बारे में थोड़ा सा भाई साहब आपको बताना ज़रूरी है कि अवधनामा को शुरू करने वाले वक़ार साहब बिल्कुल अवध की संस्कृति के ही पैरोकार थे। वो अवधनामा को लेकर के चले, उन्होंने सिर्फ एक अखबार नहीं निकाला, उन्होंने उसके साथ साथ बैनर पे कई काम किए, हिंदू मुस्लिम को एक करने, लखनऊ जैसी जगह पे शिया सुन्नी को एक करने के लिए, स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए, अखबार को किसी के चाहे उर्दू का हो चाहे हिंदी का हो, किसी एक ख़ास वर्ग के लिए ना ला करके उन्होंने सबके साथ काम किया। वक़ार भाई का इंतकाल हम लोग के लिए वाकई एक बहुत बड़ा नुकसान था, हमारे लिए नहीं, कई स्कीमें उनकी वजह से बंद हुई। अखबार के भी हालात ऐसे हुए एक ज़माने में कि हम लोग को लगता था कि हम लोग अखबार बंद कर देंगे, लेकिन वक़ार भाई ने लोन ले करके, और अगर ये कहा जाए कि औरत के लिए सबसे कीमती चीज़ उसका जेवर होता है, जब वक्त पे सैलरी देने की ज़रूरत पड़ी और उनको लगा कि अब लोन भी हमारा ओवर हो चुका है, तो भाभी के जेवर को शायद उन्होंने गिरवी रखा या बेचा, कैसे भी करके हम लोग को सैलरी दी। तो उन्होंने वक्त के ऊपर हर काम करने के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए अवधनामा एक वो मिशन लेकर के चले, एक संस्था की तरह लेकर के चले कि अवधनामा को किस तरीके से लोगों को बीच में, सिर्फ एक अखबार निकालना उनका मकसद नहीं था। बहुत बड़े बड़े सेमिनार किए, बहुत बड़े लोगों को लिया, लेकिन हमारे जी साहब आ गए हैं, हम आए 3:40 पर, 3:45। तो वक़ार साहब ने अवधनामा के जरिए भाई साहब जैसे लोगों को जोड़ा, बहुत बड़े बड़े लोग हमारे साथ जुड़े, शारिफ साहब जुड़े, अम्मार साहब जुड़े, गवर्नर साहब थे, वो भी बाहर से आए थे, लेकिन वक़ार साहब में क्वालिटी ऐसी थी लोगों को अपने साथ मिलाने की कि वो उनके साथ आ गए। डॉक्टर कल्बे सादिक साहब का एक अपना मिशन रहता था, वो किसी के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ते थे, लेकिन मैंने देखा कि जब कभी कभी कुछ ऐसा होता तो वक़ार साहब को फ़ोन करके स्पेशली वो बुलाते थे कि आइए कुछ आपके साथ बात करना है। और जब वक़ार साहब जाते तो बहरहाल वो जो हम लोग की सोच है उसके ऊपर होता था और उससे ज़्यादा ही करते थे। अवधनामा 24 साल आज पूरे कर चुका है, हम 25वें साल में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा मैं, हम 25वें साल में जा रहे हैं। इस 25वें साल में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ झेला है, लेकिन आज इस 25वें साल के साथ साथ एक बहुत हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हम 25 साल की उस उम्र में जा रहे हैं जहाँ पे आदमी पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका होता है, और इसी मैच्योर होने के साथ शायद यही वजह है कि हम अवधनामा इंग्लिश एडिशन लाने के लिए तैयार हैं। बहुत ही जल्द अवधनामा इंग्लिश एडिशन आप लोग के सामने होगा। जब 25 साल में हम आ चुके होंगे तो उसके पहले हम आपके पास जाएंगे, उसका विमोचन कराएंगे, और मुझे लगता है कि आप टाइम देंगे। ब्रिजेश जी के लिए मैं एक दो चीज़ें बता दूं कि मैं जब इनके ऑफिस गया राजभवन वाले घर पे, तो मैं समझता था कि बहुत बड़े डिप्टी सीएम वहाँ पे जाएंगे, सिक्योरिटी ढकेलेगी, अभी नहीं मिलने दिया जाएगा, वैसे नहीं मिलने दिया, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने बताया कि मैं आया हूँ, हैदर भाई का रेफरेंस दिया, मैं आया हूँ। मैं ही नहीं, जितने लोग वहाँ पे बैठे थे सबके लिए पहले मीठा आ रहा था, फिर पानी आ रहा था। जहाँ तक लोगों को थोड़ा देर हो रही थी तो भाई साहब मैंने एक चीज़ और देखी है, भाभी जी को वो लेटर लेकर के फौरन लोगों के लिए सहायता के लिए उपलब्ध रहती थी। इनका जीवन सिर्फ एक राजनीतिक ही नहीं, मुझे लगता है एक सामाजिक जीवन ऐसा है जिसमें पूरा परिवार प्रदेश की सेवा करने के लिए लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया शकील साहब। जैसा कि मैंने अनाउंस किया था, पहले माहौल बना लूँ तो कहूँ, पहले माहौल बना लूँ तो कहूँ, फूल लफ्ज़ों में सजा लूँ तो कहूँ, पहले माहौल बना लूँ तो कहूँ, फूल लफ्ज़ों में सजा लूँ तो कहूँ, सिर्फ कहने से कहाँ बनती है, बात से बात निकालूं तो कहूँ। और बात तो यह है कि आज के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब तशरीफ़ ले आए हैं, इसलिए इस
गेस्ट ये नहीं सदारत करें। अब आपने कंफ्यूज किया। नहीं 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 नहीं, देखिए लिखा हुआ है। मैं चीफ गेस्ट आप बन गए क्योंकि सदारत करने वाले पहले आते हैं। आश रिजवी से मैं गुजारिश करूँगी कि डॉक्टर अम्मार रिजवी की खिदमत में बुके पेश करें। अम्मार साहब आए और कन्फ्यूज़न शुरू हमारे लिए। खैर कोई बात नहीं। तो मैं वक़ार रिजवी साहब के बारे में बता रही थी। अम्मार साहब को तो मालूम है क्या 24वां एनिवर्सरी और वो है। अब मैं ये है कि तूरे जैदी साहब का पता नहीं, कंफर्म कीजिए रोज़ी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। चलिए, क्योंकि आप वक्त दिया है और वक्त के पाबंद हैं, थोड़ा सा 10-15 मिनट तो मैं बढ़वा ही लेती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अब सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहले तूरे जैदी साहब को करना था, लेकिन कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑफिस स्टाफ, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑफिस स्टाफ। मैं जनाब नजमुल हसन रिजवी साहब से गुजारिश करूंगी, टीएमटी के, यूनिटी के, कनाडा और दुबई छोड़ के आए, जहां बहुत ही अच्छी पोस्ट पर थी। मैं भी इनके घर गई हूं सिर्फ एडुकेशन की मोहब्बत पर और मौलाना कल्बे सादिक के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। सर्टिफिकेट दीजिए। और आप बोलने में ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन थोड़े से जब तक सर्टिफिकेट्स आ रहे हैं, आइए नजवी साहब आइए। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा ऑफिस स्टाफ पे हारून रशीद साहब, अगर वो यहाँ पर मौजूद हो, अली संजर साहब, समीना रिजवी, फरीन फातिमा, हारून रशीद साहब, अली संजर, समीना रिजवी, फरीन फातिमा। आप लोग आते रहिए जल्दी जल्दी। अली संजर साहब, समीना रिजवी की जगह शमीम भाई, फरीन फातिमा, प्रेमचंद्र यादव जी, मोहम्मद आदिल, प्रभात सिन्हा, प्रेमचंद यादव जी, मोहम्मद आदिल, एहतिशाम अंसारी, वसी अख्तर, अनवार अशरफी, ब्रिजेन बहादुर मौर्य जी। थोड़ी देर कैमरा छोड़ दिए मौर्य जी। वसी अख्तर, अनवार अशरफी, ब्रिजेन बहादुर मौर्य, आजम शहीद, हसन अब्बास और मतीराम जी। हसन अब्बास और मतीराम जी। अब एक साथ तालियां बजा दीजिए सब अवार्डीज के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत नजमुल हसन आप आइए, दो लफ्ज़ आप भी कह दीजिए। अच्छा, मैं आपके लिए शेर कहती हूँ कि खुली हम बोलेंगे अभी नहीं बोलेंगे हम। आपने कहा ना बोल नहीं, मैं नजमी को बुला रही हूँ। ब्रजेश जी इतनी जल्दी ना करिए कि सारा प्रोग्राम ही। मैंने नजमुल हसन रिजवी साहब को बुलाया है और शेर उनकी खिदमत में कि खुली छतों के चराग कब के बुझ गए होते, खुली छतों के चराग कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के रुख बदलता है। एडुकेशन को टिकटा मोड़ दे के टीएमटी को चलाकर नजमी साहब बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। शुक्रिया सागरा साहब, मोहतरम ब्रजेश पाठक जी, अम्मार रिजवी साहब, हैदर साहब और तमाम ख्वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। ये 24th एनिवर्सरी है अवधनामा की, जिसके बानी वक़ार रिजवी साहब थे। वक़ार रिजवी साहब जो है वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे, ये एक अपने आप में मूवमेंट थे और वो नींव के ईंट थे। उन्हें नींव रखी मगर उसके ऊपर काफ़ी बुलंद इमारत उन्हें तामीर करने के लिए एक बहुत ही मुस्तहकम और बहुत ही मजबूत नींव रखी। उनका काम सिर्फ एक अवधनामा न्यूज़पेपर के तौर पर नहीं था जो उन्होंने कायम किया, उसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये थी कि जो न्यूज़ वो
पब्लिश करते थे, जो खुद एडिट करते थे, उसमें बायसनेस नहीं होती थी। आप उनकी बात की हुई अवधनामा से जो बात निकलती थी उसके ऊपर आप एतबार कर सकते थे। तो जो सही में रोल एक पत्रकार का होता है वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में निभाया और अवधनामा के ज़रिए उसको फ़रोग़ दिया। उसके साथ साथ जो है उन्होंने एजुकेशन को हमेशा प्रमोट किया, ख़ास तौर से अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे जहाँ जहाँ भी एजुकेशन पाते थे उनको जो है उन्होंने हमेशा अपने पेपर में जगह दी और बढ़ चढ़ के जगह दी। उनको हमेशा उन्होंने अपने फंक्शंस में जगह दी, जिसके वजह से उनको काफ़ी प्रोत्साहन मिला। तीसरी चीज़ जो थी वो एकता के जो है प्रतीक थे। उन्होंने पूरी कोशिश की कि हर वर्ग के लोगों में एकता हो। वो फंक्शंस ऑर्गेनाइज करते थे, हर कम्युनिटी के लोगों को बुलाते थे और एक जाइयत की बात करते थे। चौथी चीज़ जो थी, लखनऊ गंगा जमनी तहजीब का जो है मरकज़ है, तहजीब का मरकज़ है, तमद्दुन का मरकज़ है, और इसको हमेशा जो है वो अपने फंक्शंस के ज़रिए, अपने सेमिनार्स के ज़रिए उसको फ़रोग़ देते थे और ख़ास तौर से उर्दू लैंग्वेज को उन्होंने हमेशा प्रमोट करने में पूरी भरपूर कोशिश की। तो अब आज इतने प्राइसेस मिल रहे हैं, उनकी जो मिशन था उसको लेके मिसेस वक़ार रिजवी, रोज़ी आपा, उनकी टीम चल रही है। ये बहुत ही खुशी की और हौसला अफजाई की बात है और हम यही विश करते हैं कि ये लोग इसी तरह से काम को आगे बढ़ाएं और एजुकेशन को, एकता को प्रमोट करें। थैंक यू। सब लिखा हुआ है, सब लिखा है हमारे पास, तो परेशान इसी सिस्टम में। जी बहुत बहुत शुक्रिया नदमी भाई एजुकेशन के लिए जो आप कर रहे हैं। अब मैं मोहम्मद हैदर रिजवी साहब से गुजारिश करूंगी कि वो आएँ और स्कॉलरशिप दें और उसके बाद चंद अल्फाज भी कहें। हालांकि आइए हैदर साहब तशरीफ़ लाइए, लाओ वार्ड आइए। आलम सबसे पहले मैं उम्मुल फातिमा को बुलाऊंगी। न्यू सेंट जॉन्स इंटर कॉलेज से हैं उम्मुल फातिमा स्कॉलरशिप के लिए। फौजिया फातिमा आदर्श इंटर कॉलेज, इन्नमा रिजवी गैब्रियल कॉन्वेंट। उम्मुल फातिमा, फौजिया फातिमा, इन्नमा रिजवी गैब्रियल, सहर जैदी, अली मेहदी जैदी। उम्मुल फातिमा, इनको स्कॉलरशिप चेक भी दी जा रही है, इनको स्कॉलरशिप भी दी जा रही है। उम्मुल फातिमा, फौजिया फातिमा, इन्नमा रिजवी, सहर जैदी, अली मेहंदी जैदी। इन बच्चों को हौसला अफजाई के लिए मोमेंटो के साथ साथ स्कॉलरशिप भी दी जा रही है। आइए सर। शुक्रिया आलम, बहुत ऑर्गेनाइज वे में और आपने बहुत सही, हम सही हिसाब से चल रहे हैं। मोहम्मद हैदर रिजवी साहब ने स्कॉलरशिप दी है। हम नहीं चाहते हैं कि ब्रजेश पाठक जी वक्त से पहले आए हैं तो वक्त से पहले चले जाएं, तो आप आके थोड़े से अल्फाज तो कह दीजिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अवधनामा फाउंडेशन का कि हमको आज उन्होंने इनवाइट किया, और मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ कि बड़े भाई ब्रजेश पाठक साहब हमारी बात सुनते हैं और हमारे अनुरोध पर इस फंक्शन में उन्होंने सदारत करने की हामी भरी और वक्त से पहले यहाँ पे आके हम सबका उत्साहवर्धन किया। देखिए, फाउंडेशन जो काम कर रहा है अपार्ट फ्रॉम जर्नलिज्म, जो इसका कोर फील्ड है, जिसमें अपने आप को 25 सालों में इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इस अखबार ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है और पूरे उत्तर प्रदेश में न्यूज़ को ये कवर करता है। और जर्नलिस्टिक एक्सीलेंस मैं मानता हूँ इस अखबार की, क्योंकि ये बिना फियर और फेवर के सही न्यूज़ निकालता है। और मैंने वो वक्त भी देखा है जब पिछली गवर्नमेंट्स में इस अखबार के सर्कुलेशन को बंद करने के लिए तमाम प्रयास किए गए थे, सारे एडवर्टीजमेंट्स बंद कर दिए गए थे। लेकिन जैसा कि अभी नजमी भाई ने बताया कि वक़ार रिजवी साहब अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे, तो वो अनफेटर्ड रहते थे इन सब बातों से कि सरकारी इमदाद मिलेगी कि नहीं मिलेगी, एडवर्टीजमेंट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। उन्होंने इस अखबार को एक मिशन के रूप में चलाया। और रोज़ी भाभी के लिए भी वी आर ऑल वेरी थैंकफुल कि वो अपने लेट हस्बैंड के इस एफर्ट को आगे बढ़ा रही हैं।
और मुझे यकीन है कि आने वाले समय में अखबार और फलेगा फूलेगा और इस तरह की जो स्कॉलरशिप्स और इस तरह की जो स्टूडेंट्स को मोटिवेशन दिया जा रहा है, इट विल गो अ लॉन्ग वे इन शेपिंग द न्यूज़पेपर. माय बेस्ट विशेस टू ईच वन ऑफ यू. थैंक यू. बहुत शुक्रिया. वकील ने आज मुकदमा 4 लफ्ज़ों में जीत लिया. बहुत बहुत शुक्रिया. आइए बैठिए हैदर साहब. वक़ार रिजवी साहब की याद बराबर आती है. हमारे बीच में डॉक्टर शाकिर हाशमी साहब हैं, प्रदीप कपूर हैं, एहसन लाल हैं. ये लोग इतने उनके साथ जुड़े हुए थे और वही सब कहते हैं कि हम जाते थे तो वक़ार रिजवी हमको VIP ट्रीटमेंट देते थे. मतलब मगर मैं तो ये कहती हूँ कि तुम्हें कहता है मुर्दा कौन, तुम जिंदों के जिंदा हो. तुम्हें कहता है मुर्दा कौन, तुम जिंदों के जिंदा हो. तुम्हारी नेकियां जिंदा, तुम्हारी खूबियां जिंदा, हर चीज़ जिंदा है उनकी. खैर अब मैं जिनको बुला रही हूँ उनके बारे में कहूँगी कि शगुफ्ता गुल का तबस्सुम तो सिर्फ दिलकश है. शगुफ्ता गुल का तबस्सुम तो सिर्फ दिलकश है, मगर कहाँ तेरे अंदाज़े गुल. शेर भी नहीं पढ़ने दिया और दानिश साहब आ गए. बताइए क्या. पाठक जी फिर आपको मुकम्मल करूँगी जो आपके लिए शेर है. आपका खैर मकदम है. चलिए आप बहुत वक्त पर आए. मैं आपसे गुजारिश करूँगी, आपके लिए शेर है कि कौन सी बात कैसे कही जाती है. दानिश साहब आपके लिए, कौन सी बात कैसे कही जाती है. ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है. ये सलीका. आज तालियों की स्ट्राइक है क्या, हड़ताल पर गई हुई है. आज तालियां हड़ताल पर गई हुई है या क्या है बात है. और मैं 2 बातें बताना चाहती हूँ कि ब्रजेश पाठक जी ने लखनऊ यूनिवर्सिटी की याद दिलाई कि मैं मैडम के क्लास में कन्वेंसिंग के लिए, और दानिश साहब बोल रहे थे एक प्रोग्राम में, बहुत अच्छा बोले. जब मैं बोलने लगी तो जाने लगे. इन्होंने इतराफ़ किया था कि मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का पढ़ा हूँ. मैंने कहा बैठ जाइए, मुझे सुन के जाइएगा, टीचर कह रही है आपसे. ये कहलाते हैं संस्कार, वैल्यूज़ की इज़्ज़त करना. बहुत. आइए दानिश साहब, आप सबसे पहले तो अवार्ड दीजिए और उसके बाद अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन टू डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स एंड स्पीच. जल्दी शॉर्ट में. शॉर्ट नहीं अब जी अब ये आइए तो फिर आप शेर सुन लीजिए पहले अपना शेर, और शेर सुनाइए अभी जो आपने मायों में सुनाया था. हाँ पहले अवार्ड दे दीजिए. आपका शेर है शगुफ्ता गुल का तबस्सुम तो सिर्फ दिलकश है, मगर कहाँ तेरे अंदाज़े गुफ्तगू की तरह. सबसे पहले ये स्टूडेंट स्कॉलरशिप में मैं सारिया खान CMS से हैं. सारिया खान, जिन बच्चों ने अपने स्कूल में टॉप किया है ये उनको स्कॉलरशिप दी जा रही है और मोमेंटो दिया जा रहा है. सारिया खान के बाद सैयद मोहम्मद अली JEE एडवांस, सैयद मोहम्मद अली, हैदर अब्बास, अंशुलिका सिंह शुआ फातिमा गर्ल्स कॉलेज, और उसके बाद मूसी रज़ा, एहतिशाम, ये शॉट पुट और क्रिकेट में एहतिशाम, उसके बाद एहतिशाम. और अब मैं गुजारिश करूंगा जो हमारे ज़िलों में अवधनामा में अंशुलिका आ जाएं, जो रह गए जिनका नाम ले चुके हैं वो आ जाएं. सारिया खान, सैयद मोहम्मद अली, हैदर अब्बास, अंशुलिका सिंह, एहतिशाम. और उसके बाद मैं ज़िले में गुजारिश करूंगा हैदर अब्बास हैदर मौजूद हैं? नहीं मौजूद हैं मौजूद हैं. अब्बास हैदर जल्दी जल्दी आ जाइए आप लोग. उसके बाद मैं गुजारिश करूंगा अनिल कनौजिया जी से ज़िले में. ये हमारे मैं दानिश भाई आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप भी साथ में आ जाते हैं तो थोड़ा सा अच्छा बच्चों के लिए थोड़ा सा हौसला अफजाई हो जाती है. सब करा दो एक साथ. इरशाद सिद्दीकी जी, उसके बाद इरशाद अहमद सिद्दीकी जी हमारे ज़िले से हैं, ये भी सिद्धार्थ नगर से. राजेश कुमार मिश्रा जी जौनपुर, राजेश कुमार मिश्रा जी के बाद जयप्रकाश गुप्ता जी अयोध्या से. मैं नाम ले रहा हूँ, ये जौनपुर से राजेश मिश्रा जी हैं. जयप्रकाश गुप्ता जी के बाद अतर मेहंदी बहराइच से.
अतहर मेहंदी बहराइच से, और उसके बाद मैं गुजारिश करूंगा शकील अहमद खुशीनगर, मनोज तिवारी जी प्रयागराज, मोहम्मद इमरान बख्शी सोनभद्र, हिफ्जुर रहमान जी हमीरपुर, अवधेश शुक्ला जी सुल्तानपुर से। मैं नाम लेता रह रहा हूँ, आप लोग एक के बाद एक आते रहिए। अहमद रजा सहारनपुर, मनव्वर रिजवी गोरखपुर, सुधीर पांडे जी देवरिया से। सुधीर पांडे के बाद दानिश मेहंदी साहब टांडा से, अंबेडकर नगर। मोहम्मद आसिफ बाराबंकी से आसिफ हुसैन, आलोक अग्रवाल सहारनपुर, वहाज अली खान इटावा से, रविंद्रनाथ त्रिपाठी सिद्धार्थनगर, एजाज सिद्दीकी, कैलाशनाथ द्विवेदी, महेंद्र मिश्रा, राजेश पांडे जी, सैफ जाफरी हरदोई, अजय कुमार श्रीवास्तव ललितपुर, रवि नंदन मिश्रा फरुखाबाद, गोविंद अवस्थी जी शाहजहांपुर, अली अहमद सिद्धार्थनगर, मोहम्मद फ़हीम लखीमपुर से। मोहम्मद फ़हीम, अगर कोई छूट रहा हो नाम तो वो खुद से आ सकता है, मेरी लिस्ट में हमारे हिसाब से वैसे कंप्लीट हो गया, अगर कोई भूल रहे हो। मैनेजमेंट में 3 नाम और रह गए हैं, वो हमारे मेन हैं 3 मैनेजमेंट में। उनका नाम है, सबसे पहले MM मोहसिन साहब से गुजारिश करूंगा मैनेजमेंट में। MM मोहसिन साहब, मेरा नाम आप लीजिए, मेरा नाम आप लीजिए। उसके बाद राजीव शुक्ला जी, राजीव शुक्ला जी, आलम रिजवी, मेरा नाम मोहम्मद आलम रिजवी, मोहम्मद आलम रिजवी जल्दी आइए। बहुत अच्छी तरह से आपने ऑर्गेनाइज किया है, शाबाश आलम। मूसी रजा का शकील साहब से गुजारिश है, मूसी रजा शकील साहब से गुजारिश है। मैं बोलूँगा। अच्छा बोलिए। बोला ना, जल्दी जल्दी जाना है। सर एक अवार्ड है हमारे यहाँ, डॉक्टर मूसी रजा साहब हैं, हमारे यहाँ उर्दू में थे, अब आजकल KMC में प्रोफेसर हैं। हम लोग को अभी भी जो है वो गाइड करते रहते हैं बाहर से, बहुत अच्छा इनका काम रहता है। जल्दी जाइए भाई। अवधनामा हिंदी दैनिक न्यूज़पेपर के 24वें फाउंडेशन डे एवं स्कॉलरशिप वितरण समारोह में उपस्थित हम सबके गार्जियन आदरणीय अम्मा रिजवी साहब, हमारे साथ राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी साहब, चेयरमैन फखरुद्दीन कमेटी आदरणीय अतहर साहब, सचिव TMT आदरणीय नजमुल हसन रिजवी साहब, एडवोकेट हमारे मित्र मोहम्मद हैदर रिजवी साहब, CO अवधनामा तकदीस फातिमा साहब, हमारी गुरु प्रोफेसर साबरा हबीब साहब, शकील रिजवी जी, कपूर साहब, हाशमी जी, उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों पत्रकार मित्रों, जैसे जैसे हम प्रगति की ओर आगे बढ़े, सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत आवश्यक हो गया। पहले जब अखबार शुरू हुआ तो पेन से लिख करके, पेंसिल से लिख करके, कलम से लिख करके हम सूचनाएं आदान प्रदान करते थे। फिर उसके बाद फिर साइक्लो स्टाइल से अखबार चलने लगे, फिर उसके बाद ट्रेडिल मशीन पर छपने लगे, और हम प्रगति के युग में आते आते फिर अब कलर्ड हो गए, 5 कलर हो गए अखबार। लेकिन इस आपाधापी के युग में अखबार चलाना, खबर नवीस बनना कोई साधारण काम नहीं है। हमारा मानना है कि ये सोशल वर्क है, समाज के लिए वर्क है, ये लाभ के लिए नहीं होता, पैसा कमाने के लिए नहीं होता है। हम कह सकते हैं कि जिन दिनों ये अखबार स्थापित हुआ होगा उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग नहीं था, प्रिंट मीडिया का युग था। लेकिन अखबार ने जिस ढंग से प्रगति की, साहब के जाने के बाद हमारी बहन ने, रोजी जी ने, उनके सपने को पूरा करने के लिए इसको गति देने का काम किया, इसको स्पीड देने का काम किया, इसको वही नहीं रोका मूवमेंट को। सामान्यतः होता कि हमारे बुजुर्ग जब चले जाते हैं
तो उस मूवमेंट को हम वहीं रोक देते हैं और केवल एक औपचारिकता पूरी करते हैं कि साहब नहीं रहे, तो औपचारिकता पूरा करके वार्षिकोत्सव मनाते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं। लेकिन हमारी बहन रोजी जी ने इसकी गति देने का काम कैसे आगे बढ़ाया है, सोशल काज से जोड़ा है, केवल अखबार तक सीमित नहीं रहे, सोशल सामाजिक व्यवस्था से जोड़ा है। विभिन्न क्षेत्रों में जो हमारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको इनाम मिल रहे हैं, हमारे बच्चे बैठे हैं, आने वाली पीढ़ी, आने वाला कल बैठा है, उनको स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई, उनको अवार्ड दिया गया। अवार्ड मिलने से कोई जीवन नहीं चलेगा, लेकिन एक हौसला मिलता है, एक जज्बा मिलता है कि हमें आगे बढ़ना है, समाज में हमें आगे बढ़ना है। और इनको एक मान्यता मिली है, इन बच्चों को, जिन लोगों का सम्मान किया उनको एक मान्यता मिली, एक मंच मिला है कि समाज ने आपके किए गए कार्यों को पहचाना और उसे एक मंच प्रदान किया, आपको सम्मान मिला है। मुझे लगता है कि जो सम्मान पाए हमारे भाई बहन हैं वो और मेहनत करेंगे, अपने अपने क्षेत्रों में अपने देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, और अवधनामा दिनों दिन ऐसे ही प्रगति करेगा और एक दिन पूरे देश का सबसे चर्चित अखबार बनेगा। और जिस ढंग से अभी संपादक महोदय बता रहे थे कि अखबार शीघ्र अंग्रेजी में भी आएगा, बाइलिंगुअल प्रकाशित होगा, अभी तो हिंदी उर्दू की बात हो रही थी, अंग्रेजी में भी आएगा, और हमको सभी भाषाओं की जानकारी होना चाहिए। आज की दुनिया में हम लोग जो हाई स्कूल में सीखते थे वो कक्षा 4 का बच्चा सब जानता है, जो इंटरमीडिएट में हमें आता था वो कक्षा 8 का बच्चा जानता है। किसी बच्चे, हाई स्कूल के बच्चे से पूछिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, वो पूरी बात समझा देगा, सब कुछ उसे पता है, क्योंकि दुनिया गोल है और पूरी तरह उसकी मुट्ठी में आ चुकी है। हमारे बच्चे मोबाइल रखे हैं, उनको पता है कि आज अभी अमेरिका में जो बाइडेन और ट्रंप की टक्कर हुई है, ट्रंप भारी पड़े हैं, पता है ना, सबको पता है, कोई चीज छुपी बात नहीं है। पहले लोग कहते थे 7 समंदर पार 6 महीने में पानी का जहाज पहुंचेगा, और पहुंचाने वाले जहाज की क्या गति होगी, बचेगा कि नहीं बचेगा। और अगर 15 यात्री जहाज पे गए हैं पानी के, तो पहुंचते पहुंचते पता चला कि उसमें 4 ही बचे। वास्को डिगामा ने जब भारत की खोज की, कोलंबस जब अमेरिका खोजने गया, आप इतिहास पढ़िए, जितने लोग वहां चले थे भारत आते आधे आधे रह गए थे, नाव भी गायब हो गई थी, सामान भी गायब हो गए थे। आकर के दक्षिण के तट पर जब जहाज लगा था वास्को डिगामा का, तो किस ढंग से उन्होंने कितनी यातनाएं झेली थी, भूखे भी रहे थे, लंगर भी टूटे थे, जहाज भी टूटे थे। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। आज यहां बैठे हैं, 14 घंटे बाद सीधे डायरेक्ट फ्लाइट अमेरिका में आपको उतार देगी। गति बढ़ी है हमारी, दुनिया एक मुट्ठी में आ चुकी है, और हमारे अंदर ताकत, जज्बा, मन की ताकत होनी चाहिए। कोई काम बड़ा नहीं है, हम लोग ठान ले तो उसे हम पूरा करेंगे। अवधनामा को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और अपने सद्दे भाई साहब के प्रति खिराज अकीदत देता हूं, और मुझे पूरा भरोसा है कि जहां भी होंगे दुआएं देंगे, हमारा अवधनामा आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा, अखबार की दुनिया में एक नया नाम कमाएंगे। और जो बच्चे, जो हमारे साथी यहाँ पुरस्कार पाए हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। ये जितने ऑडियंस में बैठे हैं मुझे प्रोग्राम के बाद मिलिएगा। इतनी कंजूसी तालियों में, इतनी कंजूसी कितनी जगह प्रोग्रामों में, अब क्या फ़ायदा बजाने से है कि कितने प्रोग्रामों में होकर आ रहे हैं जो तालियां नहीं मिली है। चलिए अब अच्छा है, ये दानिश साहब ने बहुत अच्छा किया, दानिश अंसारी साहब जो मिनिस्टर हैं यूपी गवर्नमेंट में। मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि वो आएँ, और मैं उनके लिए ये शेर कहना चाहती हूँ कि ख़ुद को मनवाने का मुझको भी हुनर आता है, ख़ुद को मनवाने का मुझको भी हुनर आता है, मैं वो कतरा हूँ समंदर मेरे घर आता है। आइए आप पहले सर्टिफिकेट दीजिए प्लीज़, पहले सर्टिफिकेट दीजिए, उसके बाद अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन टू डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स। नहीं, अच्छा, टू चिल्ड्रेन, वो तो दिलवा दिए हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ा चेंज हो गया, थोड़ा चेंज हो गया। आलम, आपने बहुत अच्छी तरह से इसको तैयार किया है, बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा, शाबाश। आइए। थैंक यू। मैं सबसे पहले सुबुही वर्मा खुनखुंजी ज्वेलर्स कॉलेज, खुनखुंजी गर्ल्स कॉलेज, अविका गुप्ता, रिफा सैयद शुआ फातिमा गर्ल्स कॉलेज,
रिफा सैयद, रिया सक्सेना, मिष्टी यादव, रिया सक्सेना, मिष्टी यादव, मिष्टी यादव शुआ फातिमा गर्ल्स कॉलेज, समन फातिमा यूनिटी मिशन कॉलेज, समन फातिमा यूनिटी मिशन कॉलेज, फातिमा अहमद यूनिटी कॉलेज, फातिमा अहमद, खुशी प्रवीण एरम कॉलेज यूपी बोर्ड, खुशी प्रवीण, आयुष अग्रवाल एरम कॉलेज, आयुष अग्रवाल, मुसफ़ा फातिमा एरम कॉलेज, मुसफ़ा फातिमा, मोहम्मद सादिक यूनिटी कॉलेज, मोहम्मद सादिक यूनिटी कॉलेज, वो वाले दे दिएगा मोमेंटो गोल वाले। उसके बाद दिनेश पंकज जी मथुरा से, दिनेश पंकज जी मथुरा, प्रभात सिन्हा, गोविंद अवस्थी, आलोक अग्रवाल, मतीराम जी, मानसी सिंह, अरे मोतीराम को दे दीजिए, मोतीराम बुला लो। प्रभात सिन्हा, आलोक अग्रवाल जी, सबको पता है, हमारा नाम तो पता है इनको। आइए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस हमारे अवधनामा के 24वें स्थापना दिवस के इस प्रोग्राम में हमारे बीच में हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत ही हमारे वरिष्ठ नेता और जिन्होंने एक बहुत लंबे समय तक एडमिनिस्ट्रेशन में अपना बहुत अहम रोल निभाया उत्तर प्रदेश को तरक्की की तरफ आगे बढ़ाने के लिए, ऐसे हमारे डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब, अभी हमसे पहले अभी हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रिजेश पाठक जी ने भी चर्चा की, हमारे जनाब नजमुल हसन साहब, एडवोकेट मोहम्मद हैदर साहब, हमारी फातिमा रिजवी मैम और तमाम जितने भी हमारे नौजवान हमारे साथी, अवधनामा से जुड़े हमारे लोग, हमारे सामाजिक अलग अलग संगठन से जुड़े लोग, जितने भी लोग मौजूद हैं, आप सबका आपके इस भाई दानिश आज़ाद अंसारी के तरफ से मैं आप तमाम अवधनामा के परिवार की तरफ से दानिश आज़ाद अंसारी आप सबका स्वागत करता है, इस्तकबाल करता है। मैं आज शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अवधनामा का, इनकी पूरी टीम का। एक बड़ा अच्छा ये खूबसूरत प्रोग्राम, और खूबसूरत इसलिए कि यहाँ क्वालिटी, जो एक समाज में अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, एक समाज एक जो बगीचा होता है, जो इसमें जितने खूबसूरत फूल होते हैं, तमाम खूबसूरत फूल और तमाम जो समाज की अच्छी क्वालिटी के लोग आज इस सेमिनार हॉल में मौजूद हैं, जो समाज को कैसे समाज को आगे ले जाना है, समाज को कैसे अच्छे दिशा में आगे बढ़ाना है, इस सोच के साथ काम करते हैं। मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आप लोग वो लोग हैं जिसकी वजह से हमारा जो भारत देश है ये समृद्धि और विकास की तरफ, हमारा उत्तर प्रदेश तरक्की और तालीम की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो मैं उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, अपने मुख्यमंत्री की तरफ से, अपने प्रधानमंत्री की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग एक बहुत पॉजिटिव रोल, समाज में जो एक पॉजिटिव रोल होता है, क्योंकि बिना पॉजिटिव एनर्जी के कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती, तो आप वो पॉजिटिव एनर्जी है जो समाज को आगे ले जाते हैं। और अभी हमने जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया, जो अवार्ड दिया, इसके लिए भी मैं बहुत धन्यवाद दूंगा अवधनामा परिवार को, जितने भी मंच पे हमारे सम्मानित लोग मौजूद हैं, कि एक समाज में जो काम अच्छा जो कर रहे हैं, जो समाज को एक बेहतर दिशा देने के लिए काम कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करना भी उतना ही ज़रूरी है, उनको इनकरेज करना भी उतना ही ज़रूरी है। अभी मैंने अपने क्लास 10th के यंगस्टर्स को और तमाम सीनियर लोग भी जिन्हें अवार्ड दिया गया, प्राइज़ दिया गया इनके अच्छे काम के लिए, तो एक ये पहचान होती है
एक ये प्रोत्साहन होती है जिससे इनकी एनर्जी को हम और बूस्टअप करते हैं, इनकी एनर्जी को भी, और साथ साथ समाज के दूसरे लोगों को भी हम एक संदेश देते हैं कि निश्चित तौर पे अगर आप अच्छा काम करेंगे, चाहे आप कहीं भी हो, किसी भी समाज से आते हो, अगर आप मेहनत से ईमानदारी से अच्छा काम करेंगे तो आपको पहचान ये समाज बेशक देगा। ये बहुत अच्छी एक अच्छा इनिशिएटिव है। और बच्चों को जिनको सर्टिफिकेट मिला, जो खासतौर पे जो 10th के हमारी बच्चियां बैठी है, बहनें बैठी हैं, उनको मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा। बड़ी संख्या में मैंने बच्चियों को अवार्ड दिया है, हमारी बहनों को अवार्ड दिया है, क्योंकि समाज का एक आधा महत्वपूर्ण हिस्सा, पुरुष के साथ साथ एक आधा महत्वपूर्ण हिस्सा हमारी महिलाओं का, बच्चियों का भी है, यंगस्टर्स का भी है। और नौजवान हमारी बच्चियों को अगर हम प्रोत्साहित करेंगे तो समाज जिस रूप से आगे जाना चाहिए एक बैलेंस तरीके से, उस तरीके से आगे बढ़ेगा, ऐसे में पूरा यकीन है। और मैं ख़ास तौर पे ये बात ज़रूर बोलना चाहूँगा, तमाम हमारी जो यूथ बहुत यहाँ ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि मैं खुद एक नौजवान हूँ तो मैं नौजवानों से ज़रूर बात करता हूँ, क्योंकि भारत हमारा जो देश है वो विश्व का सबसे युवा देश कहा जाता है। आज भारत के पास विश्व के सबसे ज़्यादा जो युवा शक्ति है, वो युवा शक्ति भारत के पास मौजूद है। ये वो युवा शक्ति है जो भारत का एनर्जी है, भारत का ईंधन है। यानी अगर हम गाड़ी आगे ले जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी आगे चलाने के लिए गाड़ी में क्या ज़रूरत होती है? पेट्रोल की, उसके एनर्जी की। तो ये युवा देश का वो पेट्रोल, वो एनर्जी है जो निश्चित तौर पे देश को पूरी ताकत और पूरी गति के साथ आगे ले जाने के लिए पूरी ईमानदारी से खड़ा है, डटा है। और मैं आप लोगों को खास तौर पे मुबारकबाद देता हूं कि आप लोग आगे आए, इनिशिएटिव लिया, और अच्छी जिस फील्ड में भी है, चाहे पढ़ाई में है, चाहे अलग अलग सेक्टर्स में है, सोशल वर्क में है, उस फील्ड में आपने इनिशिएटिव लेके उस फील्ड में अच्छा किया, उस फील्ड में बेहतर किया, उस फील्ड में कुछ नया किया, तभी आपको एक पहचान मिली। और यकीनन हम चाहे जिस फील्ड में भी हो, तो जैसे मैं पॉलिटिक्स में हूँ, कोई टीचर होगा, कोई सोशल वर्कर होगा, कोई स्टूडेंट होगा, कोई अलग अलग जॉब में होगा, कोई न्यूज़ में होगा, हम जहाँ भी हैं, हम उस जहाँ हम हैं वहाँ कैसे अपने काम को बेहतर कर सकते हैं, इस सोच को हम अगर रखेंगे तो निश्चित तौर पे हम भी और समाज भी आगे बढ़ेगा। हम चाहे पढ़ाई कर रहे हैं तो कैसे अपनी पढ़ाई को अच्छा करें, मतलब पढ़ाई का मतलब अच्छा का मतलब यही नहीं कि हम 90-80% और 95% लाएं, यही केवल पढ़ाई का मानक नहीं है। पढ़ाई का मानक ये भी, अगर गार्जियन यहाँ बैठे, मैं उनसे भी अपील करूंगा, बहुत ज्यादा अपने बच्चों को परसेंटेज पे और मार्क्स पे प्रेशर देने के अलावा भी हम उनको कैसे सब्जेक्ट में हमको नॉलेजफुल बनाए, मतलब ज्ञान हमारे पास आए। पढ़ाई का जो मूल लक्ष्य है वो ज्ञान प्राप्त करना है। पढ़ाई का मूल लक्ष्य जो है वो मार्क्स प्राप्त करना नहीं है। मार्क्स एक बहुत अहम हिस्सा है, बेशक ये मैं मानता हूं, लेकिन हमें ज्ञान और आचरण ये दोनों भी पढ़ाई के साथ साथ आना चाहिए। शिक्षा ज्ञान भी लाए, शिक्षा आचरण भी लाए, शिक्षा अनुशासन भी लाए, शिक्षा गति भी लाए, शिक्षा प्रगति भी लाए, शिक्षा भाईचारा भी लाए, और शिक्षा वो सोच ले आए कि हम समाज में हमारी क्या रोल है, समाज में हमारा क्या किरदार है, हम किस लिए धरती पे पैदा हुए, ये भी सोचने की जरूरत है। हर इस हॉल में बैठे हर व्यक्ति या जो भी व्यक्ति समाज में है, मैं खासतौर पर अपने नौजवान जो हमारी बहनें उनसे कहूंगा कि हर व्यक्ति के अंदर एक अपना गुण होता है, आपकी एक स्पेशल क्वालिटी होती है। आप अपने अंदर की स्पेशल क्वालिटी को पहचानिए। भूल जाइए कि आपके बगल में आपका जो दोस्त है, आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, उसके अंदर, मैं भी जब स्टूडेंट था तो हम लोग क्या होता था कि अपने आसपास के लोगों की क्वालिटी देख के उनके तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते थे। मेरा मान लीजिए मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड है, वो बास्केटबॉल में बहुत अच्छा प्लेयर है, तो जरूरी नहीं कि मैं भी बास्केटबॉल अच्छा खेल पाऊंगा। मैं हो सकता है वॉलीबॉल अच्छा खेलता हूं, हो सकता है मैं आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छा हूं, हो सकता है मैं साइंस टेक्नोलॉजी में अच्छा हूं। तो आप अपने अंदर के कला को, अपने अंदर की क्वालिटी को पहचानिए, उस क्वालिटी को समझिए, और उस क्वालिटी को पॉलिश करके उस क्वालिटी में आप कैसे मजबूत होंगी, उस क्वालिटी को आप कैसे आगे बढ़ा पाएंगे, इसके बारे में विचार कीजिए। अगर निश्चित तौर पे आपने अपनी क्वालिटी को पहचाना, वो चाहे कोई भी क्वालिटी हो, और आज तो अच्छी बात यह है कि आज एक ऐसा समाज है, एक ऐसा युग है, शिक्षा की ऐसी व्यवस्था है कि आपके अंदर जो भी क्वालिटी होगी आप उसमें अपना प्रोफेशन चुन सकते हैं। यानी कि आप अपने हॉबी को, अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना के उससे अर्न भी कर सकते हैं। अगर आपके अंदर आर्ट एंड क्राफ्ट अच्छा है तो आप उस फील्ड में आगे जाएंगे तो आपको इकोनॉमिकली भी, सोशली भी और मेंटली भी
तीनों तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। आप अगर स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो आप उसमें आगे जाओ, आप साइंस टेक्नोलॉजी में अच्छे हैं तो उसमें आगे जाओ। ये मत देखो कि आपके क्लास में, आपके बगल में या आपके आस पड़ोस में जो बैठ रहा है बच्चा या बच्ची, वो किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। आपके अंदर क्या अच्छाई है, आपके अंदर क्या अच्छी क्वालिटी है, इस क्वालिटी को समझिए, अपने अच्छाई को समझिए, उस अच्छाई पे काम कीजिए। और निश्चित तौर पे अगर आपने ईमानदारी से, अनुशासन के साथ अपने अंदर की क्वालिटी के ऊपर काम करने का काम किया आज, तो निश्चित तौर पे इस हॉल में बैठा हुआ कोई शख्स या हमारी जो बहनें बैठी हैं, इसी में से कोई बहन 5 साल में यहाँ चीफ गेस्ट बन के आके अवार्ड देने का काम करेंगे। आप में से आएंगे। मैं भी जब स्टूडेंट था, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ा, उससे पहले मैं जब 12th में किया तो मैं ऐसे ही आप लोगों के बीच में बैठा रहता था और मैं सबसे आखिरी में बैठता था। और पॉलिटिक्स में, सोशल वर्क में मेरा इंटरेस्ट था। मेरे दोस्तों ने, तमाम लोगों ने, मेरे गार्जियंस ने मेरा सपोर्ट किया। मैं सबको इस मंच के माध्यम से, मेरे टीचर्स ने, सभी ने मेरा सपोर्ट किया मंच के माध्यम से। उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि बिना उनके सपोर्ट के, बिना उनके गाइडेंस के, बिना उनके एफर्ट के हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँचते। लेकिन सोशल वर्क मेरी रुचि थी, सोशल वर्क मेरा मन उसमें लगता था। मैंने पढ़ाई के साथ साथ सोशल वर्क में भी काम किया और आज आप सबकी दुआओं से हम लोग यहाँ तक पहुँचे। आप में भी अपने अंदर क्वालिटी को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। और खासतौर पे जितने भी गार्जियंस हैं, मैं उनसे कहूँगा कि हमें अपने बच्चों का दोस्त बनना चाहिए, अपने बच्चों के साथ हमें बातचीत करनी चाहिए। और दिन का कोई एक मील, चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, एक मील अपने बच्चों के साथ जरूर लेनी चाहिए और उनके मन की बातों को समझना चाहिए। और बच्चों से भी मैं कहूंगा, यंगस्टर से भी कहूंगा कि हमें भी अपने गार्जियन से, अपने पेरेंट्स से एक फ्रेंडली अपना एक नाता रखना चाहिए, हिचकिचाना नहीं चाहिए। कई बार ऐसा होता है, बहुत छोटी छोटी हमारी कोई क्वेरीज होती है, बहुत छोटी छोटी हमारी समस्याएं होती हैं, जो हम हिचकिचाहट में अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते और हमारे लिए वो बातें बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती हैं। लेकिन जब आप अपने बातों को शेयर करेंगे अपने गार्जियन से, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से, तो निश्चित तौर पे आपको अच्छे रास्ते मिलेंगे, अच्छे सजेशंस मिलेंगे, उसके अच्छे उपाय मिलेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। जीवन में आगे बढ़ना है, इस लक्ष्य को रखिए, लेकिन समाज के साथ तालमेल बैठा के आगे बढ़ना। हम कैसे समाज के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है उसको भी समझें। आज जैसे मैं एक बहुत छोटा, जो करंट एक बहुत बड़ा एक टॉपिक है, वो मैं ज़रूर शेयर करूंगा। अभी कुछ दिन पहले अभी तो बरसात माशाल्लाह अभी हो रही है, लेकिन अभी 1 हफ्ते पहले तक जो गर्मी थी सर, उस गर्मी से इस बार हम लोग सभी लोग परेशान हुए। उस गर्मी के उसकी ताप को हम सब ने महसूस किया। तो हम भी आगे बढ़ के कैसे इनिशिएटिव लें, वृक्षारोपण कैसे करें, पेड़ कैसे लगाएं अपने घर के आसपास, अपने कॉलोनीज में। हर आदमी अगर एक पेड़ लगाने की सोचे, हर आदमी पेड़ लगाने के साथ साथ उसको देख रेख करके उसको बढ़ाने की सोचे, तो यही समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। हम सेना में या बड़े पोस्ट पे जाके ही समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को नहीं पूरा कर सकते। छोटे छोटे कई सारे एक्टिविटीज है, एक्ट्स है, जिसके माध्यम से समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को हम पूरा कर सकते हैं। अगर आपको जो पॉकेट मनी मिलती है, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको जो पॉकेट मनी मिलती है उसमें से पेन या पेंसिल या स्टेशनरी खरीद के, आपके मोहल्ले के आसपास ऐसा कोई बच्चा है जो आर्थिक रूप से कमजोर है और जो पढ़ाई के लिए अपनी किताबें नहीं खरीद पा रहा है, उसको एक बुक भी अगर आपने खरीद के अपने पॉकेट मनी से बचा के दे दी, यही समाज सेवा है। समाज सेवा के लिए कोई अलग से कोई प्लेटफॉर्म या कोई डिग्री नहीं होती। समाज में जो आपने आसपास जो घटित होते हुए देख रहे हैं और जहां महसूस कर रहे हैं कि इन चीज के लिए मुझे करना चाहिए, वो चाहे छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो, उसमें अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यही समाज को आप आगे ले जा रहे हैं। समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना है, समाज को आगे ले जाने के लिए मेहनत से काम करना है, अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। यही हम सबका जज्बा होना चाहिए। और निश्चित तौर पे आज देश के हर नागरिक का, चाहे वो किसी भी जाति धर्म मजहब का है, मैं मानता हूं कि देश के हर नागरिक के अंदर आज हमारे देश को आगे ले जाने का एक जज्बा है और उस जज्बे को मैं सलाम करता हूं। और मुझे पूरा यकीन है कि प्रधानमंत्री जी जो विकसित भारत का जो उन्होंने संकल्प लिया है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक विकसित उत्तर प्रदेश का जो संकल्प लिया है, हम सब मिलकर उस संकल्प को पूरा करेंगे और समाज को आगे ले जाएंगे। आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने अच्छे प्रोग्राम में आपने मुझे बुलाया, अपनी बातें, अपने सोच को शेयर करने का मौका मिला और हम सब एकजुट होके प्यार और मोहब्बत से, चाहे हम किसी भी जाति धर्म मजहब के हों, सभी धर्मों को, एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करें। हम सब एक दूसरे का सम्मान करें, इंसानियत का सम्मान करें, समाज का सम्मान करें। यही हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।
बहुत बहुत शुक्रिया दानिश साहब। अभी मैंने जिस वाक़े का जिक्र किया था कि एक प्रोग्राम था जिसमें आपने बोलते वक्त कहा कि मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ और आप जाने लगे तो मैंने आपको रोक दिया था। वो प्रोग्राम जिन्होंने करवाया था कैफ़ी आज़मियत अकाडमी में वो थी कुलसूम मुस्तफ़ा। मैं ये बहुत बड़ा काम कर रही हैं, इतनी लोगों को जोड़ रही हैं और हर उम्र हर मज़हब के लोगों को। कुलसूम ज़रा खड़ी हो जाओ दानिश साहब ने, आपकी राइट हैंड यास्मीन, ये कुलसूम तला हमारे बीच में मौजूद हैं। आपने इनके प्रोग्राम में कह रही थी कि मैंने सिर्फ एक बार दानिश साहब से कहा और वो प्रोग्राम में आ गए और मैंने उनसे बैठने को कहा, बैठ गए। लखनऊ यूनिवर्सिटी जिंदाबाद जिंदाबाद। आप अच्छा बोलते भी हैं, इसीलिए मैं ये सोचती हूँ कुलसूम आगे आ जाइए, यास्मीन आप भी आइए। देखिए कुलसूम, हम तो क्लास में भी पीछे बैठते थे और ऑडियंस में भी पीछे बैठते। अगर हम खड़े हुए तो 4 वोट से ज़्यादा नहीं मिलेगा हमको। ये एक सिर्फ बोलना ही नहीं, काम करना भी और लोगों का ख्याल करना भी बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए अभी रोज़ी ने मुझसे कहा, मुझे याद भी है कि अब मोमेंटोज दिए जाएंगे। आसिम रज़ा हमारे बीच में मौजूद हैं। मुझे आसिम खड़े हो जाओ, तुम्हें देख के शारिब रुदौलवी साहब की, ये वो लोग हैं, हफीज़ नुमानी साहब, शारिब रुदौलवी साहब जो जुड़े हुए थे वकार साहब से, बराबर होते थे। हालांकि उन्होंने तो सबको जोड़ रखा था और तोड़ने का काम तो करते ही नहीं थे, सिर्फ जोड़ना। अगर मेरा उनसे लड़ाई का रिश्ता था और बड़े खुश हो जाते थे, मुस्कुरा के कहते नहीं है कि मुस्कुरा के वो टाल देते हैं, वजह पूछो जो मुस्कुराने की, कभी नहीं हुए। तो ये इंसान बराबर याद आता रहेगा। हमारे समय तकी साहब भी बैठे हैं, सरवत तकी साहब, मैं नाम सबका नहीं ले रही, एहसन लाल का तो मैं बता चुकी हूँ। ये आदमी पीछे बैठा है मगर मैं यकीन दिलाती हूँ कभी मिनिस्टर नहीं होगा, क्योंकि जितने बड़े काम करता है कभी अपना नाम नहीं जगाता है, कभी सोशल मीडिया पे नहीं डालते हैं और इतने बहरहाल। मगर मेरी दुआ है कि सब मिनिस्टर हो जाएंगे तो वोट कौन देगा, इसलिए जितने हैं उतने अपनी जगह रहें और खुश रहें। मोमेंटोज प्लीज़, मोमेंटोज आ रहे हैं। अम्मार साहब देंगे तो मगर हाँ जनाब ब्रजेश पाठक जी का मोमेंटो कौन लेगा, मुझे दे दीजिए, शाकिर साहब से घर भिजवा दूंगे। अच्छा वो ले गए हैं। दिनेश पंकज माथुर साहब कौन? हाँ भाई ये नाम तुमने तो दिए। हाँ हाँ आइए अमर साहब, आपसे गुजारिश है कि आप वहीं से खड़े खड़े थोड़े नहीं, आप ही को देना है, आप दाएं बाएं देना है, दाएं बाएं देना है। थोड़े काजू भी दे दीजिएगा मोमेंटो के साथ। दानिश साहब को के खिदमत में मोमेंटो पेश किए जा रहे हैं। नजमुल हसन रिजवी साहब के खिदमत में मोमेंटो ले गए ये भाई आपस का मामला है, आप तय कर लीजिएगा। नजमुल हसन रिजवी साहब, भाभी को बुला लिए, भाभी अम्मार साहब से देंगे। आइए अम्मार साहब को, अम्मार साहब की खिदमत में मेरे बहुत कहने पर ये भी पीछे रह के हमारे सर्वे सर्वा जवाबनामा लाओ भाई साबराबाजी कौन है, लाइए दे दीजिए। आप मुझसे मिलने आए हैं, ठहरियो मैं उन्हें बुलाती हूँ। हाँ अब जिगर थाम के बैठो कि मेरी बारी आई। जनाब सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। अम्मार रिजवी साहब की मौजूदगी हर प्रोग्राम की कामयाबी की ज़मानत होगी। ये न सिर्फ एक अच्छे ओरेटर हैं बल्कि रवादारी भी इनमें है और ख़ुददारी भी इनमें है, मेहमानदारी भी इसमें। हालांकि कुछ का लिस्ट से नाम काट भी सकते हैं गेस्ट लिस्ट से, वो और बात है, लेकिन काफ़ी खूबियां हैं, इसलिए उनकी कमज़ोरियों को
इन्होंने नहीं काटे, लोगों ने काटे। ये किसी को काटते नहीं हैं, ये हमेशा फेविकोल से जोड़ देते हैं लोगों को। आइए अमर साहब। शाकिर साहब ने काटने का जिक्र किया तो उन्हीं की खिदमत में एक शेर पेश करता हूँ कि गले मिल मिल के काटे हैं हज़ारों के गले तुमने, गले मिल मिल के काटे हैं हज़ारों के गले तुमने, तुम्हारी दोस्ती भी दुश्मनी मालूम होती है। ये हमारे आज के मेहमान हैं। अब मैं वहाँ से मेहमान खुसूसी की कुर्सी हट गया हूँ, तो अब मेहमान खुसूसी जो है वो हो गए हैं दानिश, क्योंकि कुर्सी जो है उसका सर नहीं होता। हमारे वज़ीर आला थे जो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे, वीपी सिंह साहब कहा करते थे कि अगर कुर्सी का सर होता तो हमार तुम्हार जैसे लोग कुर्सी पर न बैठे थे, लेकिन कुर्सी का सर नहीं होता, इस वजह से जो भी बैठ गया वो उसी का हिस्सा बन जाता है। तो दानिश साहब, नजमी साहब और मैं इत्तेफाक से इनका शागिर्द होते होते बच गया, ये साबरा साहिबा का। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि एक ज़माने में जब सोवियत यूनियन का सितारा और आफताब जो था वो पूरी दुनिया के ऊपर चमक रहा था और अमेरिका भी डरा करता था सोवियत यूनियन से, उस वक्त सोवियत यूनियन और हिंदुस्तान के बीच में दोस्ती की मजबूती में साबरा साहिबा का बहुत बड़ा किरदार है। और इनकी सिफत ये है कि जब ये तकरीर करती थी या इंटरप्रेट करती थी तो जो बातें हम लोग नहीं भी कहते थे वो सोवियत यूनियन के हिसाब से, सोवियत यानी रशिया के हिसाब से उसमें जोड़ दिया करती थी। और वो जो वहाँ के लोग आते थे बेहद खुश होते थे कि ये सब चीज़ें इनको कैसे मालूम हैं। तो वो साबरा साहिबा की बात कर रहे हैं, एक मिनट मौर्या, बैठ जाओ मौर्या। हमारे साहब सब बोले तो सुना करो, याद रखा करो। हाँ। एक तो ताली बजाने में ये लोग बड़े कंजूस सी मत करो। आज है ये पता नहीं क्या अब मैं आपको बताता हूँ, अक्सर ज़रा मैं बता दूँ उनको, ये आपकी हर फंक्शन में ताली बजाएंगे, 2 मिनट मुझे दें आपसे। अच्छा अच्छा अच्छा। गंगाराम हॉस्पिटल जो है वो दिल्ली का बहुत मशहूर अस्पताल है, कुलसूम और सब लोग जानते होंगे। यहाँ पर शाकिर साहब हैं, हमारे दोस्त के बेटे प्रदीप जी हैं। और एक बात मैं कहूँगा कि मैं भी एक दरख्वास्त करूँगा तकदीस फातिमा से कि एक बार हमारे कहने से ज़रा यहाँ पे आके बैठ जाएं। नहीं, एक जगह खाली है, आइए। आज तक की ये स्टेज पर कभी नहीं बैठी, आज इन्हें स्टेज पर ज़रा बिठाना जाए। वहाँ बैठ जाएंगे, वहाँ बैठ जाएंगे। अच्छा, वहाँ दानिश बैठ जाएंगे, दानिश के बगल में बैठ जाएंगे। मेरे पास बैठा रहे। अच्छा चलिए। तो एक डॉक्टर थे, उनको रिटायर हुए, उसके बाद उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी की टाइप की चीज़ लिखी और उसमें लिखा कि मैंने 40 साल प्रैक्टिस की गंगाराम हॉस्पिटल में। हर तरह के लोग आए, सरवत तकी साहब सुनिएगा ज़रा, हर तरह के लोग आए, हर तरह के मरीज़ आए, हर क्लास के मरीज़ आए। लेकिन एक क्लास जो था, एक सोसाइटी का एक क्लास जो था, वो हमारे पास उसका कोई फ़र्द आज तक नहीं आया। लोगों ने पूछा कि वो कौन सा क्लास था जिसका फ़र्द आपके पास कोई बीमार हो के कोई नहीं आया। तो जो हमारे आपके बीच की जो तीसरी कौम कही जाती है, उन्होंने कहा वो नहीं आया। तो उन्होंने इस पर रिसर्च की तो मालूम ये हुआ कि वो उस क्लास के जो फ़र्द हैं वो दिन में 274 बार ताली बजाते हैं। और ताली में ये जो आपके जो सारी चीज़ें हैं, जब ये प्रेस होती हैं तो ना तो दिल का दौरा पड़ता है, ना पेट की प्रॉब्लम होती है, ना बुखार होता है, ना कैंसर होता है। लिहाजा आपको अगर सेहत का अपनी ख्याल रखना है तो मेहरबानी करके ताली बजाते रहिए। लेकिन ना दिन भर न बजाइए, किसी की ताज़ियत में जाइए ताली बजाइए तो फिर आपकी मामला ख़तरे में हो जाएगा। तो अब आपकी हर बात पे ताली बजाएंगे। मैं 2 मिनट में अपनी बात ख़त्म करूँगा कि ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ तकदीस फातिमा को, उनके साथ उनकी टीम में शकील साहब हैं, मोहसिन साहब हैं, हारून रशीद साहब हैं, मूसी रज़ा साहब हैं,
रौरिया हैं, तमाम सब लोग कि जो अंग्रेज़ी का अखबार जो है अंग्रेज़ी के एडिशन निकालने की तैयारी कर रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा खुशी मेरा ख्याल जो है वो कुलसूम ही को होगी कि जब ये अंग्रेज़ी का अखबार निकलेगा, क्योंकि इनके मज़ामीन उसके अंदर शाया होते रहेंगे। ये अखबार नवीसी का काम जो है बड़ा मुश्किल है, लोग बहुत कठिन है डगर पनघट की। ये नहीं समझते लोग कि बहुत आसान है, अखबार निकाल लिया, एडवर्टीजमेंट मिल गया, ये अलग बात है। लेकिन अखबार नवीसी जो है वो बहुत मुश्किल काम है। और मैं आपको याद दिलाऊंगा कि उर्दू की अखबार नवीसी में बाकर साहब मरहूम का नाम जो है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब के वालिद माजिद का, जिन्होंने 1857 में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लिखना शुरू किया था। और उसके बाद जब उनसे कहा गया कि आप अपने लिखने का तर्ज जो है बदल दीजिए, वो साइकिल पर चल के अखबार बांटा करते थे, तो उन्होंने इनकार किया। और आखिर में उनको सज़ा ये मिली कि उनको तोप के मुंह में बांध के उनको उड़ा दिया गया था। तो लिखते रहे जुनू में हिकायत खूंचकां, हर चंद इसमें हाथ हमारे कलम हुए। कोई अखबार नवीसी कोई आसान बात नहीं है। अगर सही अखबार नवीसी है तो बहुत मुश्किल चीज़ है। और आज उस अजीम हस्ती का नाम हम इतना ज़्यादा कुछ जज्बात हो जाते हैं कि जब वक़ार का नाम आता है तो कुछ कहना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। वक़ार एक खाली एक फ़र्द नहीं थे, एक शख्स नहीं थे, बल्कि एक इंस्टीट्यूशन थे, एक सोचने का तरीक़ा थे, एक मूवमेंट वो चला रहे थे। और उनके जाने के बाद हम यही कह सकते हैं कि हमारे बाद अंधेरा रहेगा महफिल में, हमारे बाद अंधेरा रहेगा महफिल में। बहुत चराग जलाओगे रोशनी के लिए, चाहे जितने चराग जलाएं आप, लेकिन वक़ार रिजवी दूसरा जो है वो मुश्किल से मिलेगा, पैदा होगा। इंसान पैदा होंगे लेकिन वक़ार रिजवी मुश्किल से पैदा होगा। आज हमारा सर फ़र्त अक़ीदत से झुक जाता है वक़ार की याद में। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ तक़दीस को और उनकी सारी टीम को कि उन्होंने इस मिशन को पूरा करने की ठान ली है। और खाली मिशन पूरा नहीं कर रही बल्कि कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही हैं। और उनके उन जाबाज साथियों के कि जो अक्सर ऐसा होता है कि जब हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन या हेड ऑफ एनी ग्रुप कोई भी जो है वो चला जाता है तो रफ्ता रफ्ता लोग जो हैं वो छोड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपकी टीम आपके साथ है। ये टीम के लिए भी मैं उन लोगों को भी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि वो लोग आपके साथ हैं, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। अभी दानिश साहब ने बहुत अच्छी तकरीर की और इन्होंने ज़िंदगी के हर पहलू के ऊपर करीब करीब रोशनी डाली। हमारी कौम के ये उभरते हुए सितारे हैं, हमारी नेक ख्वाहिशात इनके साथ हैं। मैं आप सबसे एक बात सिर्फ कहूँगा, वो ये है कि अवधनामा जो है, आप ये ना समझें कि ये मैनेजमेंट की ज़िम्मेदारी है। अवधनामे की ज़िम्मेदारी चलाने की तक़दीस फ़ातिमा की है या बोर्ड की है। मेहरबानी करके इसे ये समझें कि आप सब जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो अवधनामा परिवार के एक सदस्य हैं और उसको चलाने की ज़िम्मेदारी जितनी इनकी है उतनी ही आपकी भी है। मुबारकबाद देता हूँ उन तमाम सब लोगों को जिनको अवार्ड्स मिले हैं, जिनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली है और जो लोग जिनको अवधनामे ने इस काबिल समझा कि वो उनको रिकग्नाइज करें, उन सबको हम मुबारकबाद देते हैं। जहां हमें वक़ार साहब की कमी महसूस होती है वहां हमें शारिफ भाई की भी कमी महसूस होती है, क्योंकि ये दोनों ऐसा थे कि जहां वक़ार साहब अब चलते थे, शारिफ साहब साथ साथ चलते थे। ये दोनों आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन याद हम उनकी जो है वो हमारे साथ है। मुद्दतों रोया करेंगे जामो पैमाना मुझे, वो वाला है कि हम लोग दोनों शख्सियतों को नहीं भूल सकते। इन अल्फाज के साथ आपने मुझे याद फरमाया यहाँ पर। मैं तो अवधनामे का खादिम हूँ, जब भी कहिएगा हाजिर हूँ, लेकिन आपसे यही कह सकते हैं कि हम जो कुछ भी कर सकते हैं, जो कुछ भी हमारी खिदमत की ज़रूरत हो उसके लिए हम हमेशा हाजिर हैं। एक और बात कहूँगा, एक ऐसी शख्सियत का जिक्र करना ज़रूरी है जिसने हमारे समाज के लिए लखनऊ में ख़ास तरीके से, कुछ शख्सियतें हैं जिन्होंने लखनऊ में तालीम के लिए बहुत काम किया है और उन अजीम शख्सियतों में कुछ नाम हमें ज़रूर याद आते हैं।
हमें नाम याद आता है मौलाना कल्बे सादिक साहब का, कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा तवज्जो जो है वो तालीम की तरफ दी। हमें नाम याद आता है ख्वाजा मोहम्मद यूनुस साहब का भी, उन्होंने भी तालीम के सिलसिले में बहुत याद दी। हम खराज अकीदत जगदीश गांधी को भी पेश करते हैं, जो हमारे क्लास फेलो थे यूनिवर्सिटी में, जिनके इलेक्शन में हम लोगों ने काम किया था, कि उन्होंने भी लखनऊ में तालीमी जगत में बहुत काम किया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अंधेरे में चिराग जलाने की कोशिश की, और सिर्फ कोशिश नहीं की बल्कि काफ़ी हद तक के अंधेरे को मिटाने में कामयाब हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मार साहब, आपकी तकरीर नहीं होती है, आप जो जिन ख्यालात का इजहार करते हैं और हर इंसान को उसका ड्यू देते हैं और याद करते हैं। जिन 3 लोगों का आपने नाम लिया, ख्वाजा यूनुस साहब का, कल्बे सादिक साहब का, जगदीश गांधी का डेलीगेशन लेके मैं मॉस्को गई थी। कल्बे सादिक साहब ने मुझे यूनिटी कॉलेज का एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाया। ख्वाजा यूनुस अपने हर प्रोग्राम का, ख़ास तौर से अपनी नशिस्तों की निज़ामत, और ऐसे लोग हैं अपना नाम छोड़ गए हैं। मेरा एक शेर था जिसको एक ने स्कूल में लगा रखा है कि इल्म की शमा हर घर में जलाओ लोगों। ये मैं आपके लिए, जो आपने एडुकेशन पर, इल्म की शमा हर घर में जलाओ लोगों, खुद पढ़ो औरों को पढ़ाओ लोगों। ये मेरा एक शेर है जिसको उन्होंने एक साहब स्कूल में अपने लगा रखा है। शकील साहब कुछ कहना चाहते हैं? आइए। शुक्रिया मत खुश शुक्रिया अदा है। मैं आपसे कह रही हूँ शुक्रिया, तशक्कुर, स्पसीबा रशन में, जर्मन में डांग के शू, फ्रेंच में मक्सी बकू, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अब शकील साहब बाकी जो कह सकते हैं। बहुत सी जबानों में आई लव यू कैसे कहते? जब आपने इसी में कह दिया हमारी समझ में आ गया तो दूसरी जबानों की क्या जरूरत है। सबसे मुश्किल काम होता है महफिल को सजाने के बाद उसकी शमा को गुल करना। जो हम लोग महफिल शुरू करते हैं, शुक्रिया अदा करना होता है, वो फिर आप लोग की जो रौनक थी ये फिर हमें साल भर नहीं मिलेगी। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा स्टूडेंट्स का। हम लोग सोचते थे कि अवधनामा फाउंडेशन डे को हम लोग कैसे कन्वर्ट करें समाज के लिए, कि जिससे ये समझ में आए कि नहीं, फाउंडेशन डे का कोई मकसद है। फाउंडेशन डे सिर्फ अवधनामा का स्थापना दिवस बनाना नहीं है, फाउंडेशन डे में वक़ार साहब के मिशन को ज़िंदा रखना है। स्टूडेंट्स का सबसे पहले शुक्रिया अदा करेंगे, उसके बाद हम अदा करेंगे आप सभी मेहमानों की, आप लोग आए। दानिश भाई बहुत ही सादे आदमी है मंत्री होते हुए, मैं कई बार मिला हूँ, चाहे लोक भवन में मिला हूँ, घर पे भी गया हूँ, जहाँ भी गया हूँ, बहुत अच्छे से मिलते हैं। दानिश भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नजमी भाई, TMT एक बहुत बड़े ट्रस्ट का नाम है, लेकिन नजमी भाई को देख करके लगता नहीं कि इतने बड़े ट्रस्ट के सेक्रेटरी हैं। जहाँ भी मिलेंगे सादा जीवन उच्च विचार के साथ साथ मिलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मार साहब, दिल तो नहीं चाहता कि आपका शुक्रिया करें, जिस हिसाब से आपने हम लोग की सरपरस्ती की है, सरपरस्तों का मुझे नहीं लगता कि शुक्रिया अदा किया जाता है। हम आपके लिए दुआ करते हैं। जिस तरह वक़ार भाई, शारिफ साहब हम लोग को छोड़ करके गए, उसके बाद हम लोग के सामने यकीनन एक अंधेरा सा था, लेकिन उस अंधेरे में उजाले का काम अम्मार साहब ने हमेशा किया है। जब कोई ज़रूरत रहती है, जहाँ पे ज़रूरत रहती है, उनको भाभी फ़ोन करती है, वो हाजिर होते हैं। नहीं भी होता है तो अम्मार साहब खुद वक्त पे फ़ोन कर करके हालात लिया करते हैं, क्या है, कैसे है। हम आपके लिए दुआ करते हैं कि आप हमेशा ऐसे ही रहें, सायादार शजर की तरह हम लोग को अपने साए में रखें, यही दुआ है। अब शुक्रिया तो मुझे नहीं था, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी है तो मैं शुक्रिया अदा कर देता हूँ। मैं साबराबाजी का हर जगह पे जब हमारा प्रोग्राम होता है तो वैसे ही एक्टिव रहती है। तबीयत ख़राब है, नहीं है, फ़ौरन मैं हूँ ना, एक लफ्ज़ होता है मैं हूँ ना, तो वो साबराबाजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये कहने का मैं हूँ। आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूँगा भाभी का। हम लोग वक़ार साहब के बाद बिखर गए थे, हमें नहीं लगता था कि जो उर्दू के हालात है। दानिश भाई, इसमें एक चीज़ कहूँगा, थोड़ा सा आपको आपकी मदद मुझे चाहिए। उर्दू अखबारात के हालात अच्छे नहीं हैं। आप इकलौते मंत्री हैं, मुस्लिम भी हैं, वक्फ भी हैं और सब चीज़ के हैं। उर्दू उर्दू अखबारात के हालात आज अच्छे नहीं हैं। ठीक वैसे ही हालात है जब एक बार हालात ऐसे हुए थे कि वक़ार भाई ने कहा था कि अब अखबार बंद कर देना चाहिए, आगे नहीं चलाना है।
उन्होंने सबकी सैलरी दे दी थी कि भाई अगले महीने से आप लोग की 1 महीने की एडवांस सैलरी है, अब अखबार नहीं चलना है। उस वक्त हमारे यहाँ एक आदमी ऐसा था जिसकी वजह से आज तक हम अखबार चला रहे हैं। संजर भाई थे, वो वखार साहब के पास पहुँचे, कहने लगे भाई साहब ये सैलरी आप रख लीजिए, जब तक आप अखबार चलाइएगा हम फ्री काम करेंगे। आज उर्दू हालात के अखबार अच्छे नहीं हैं, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप मुख्यमंत्री जी तक बात को पहुँचाएँ कि उर्दू अखबार के लिए कुछ जो भी बजट होता है उसमें अगर 10% भी कर देंगे ना, सिर्फ अवधनामा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे उर्दू अखबार की बात कर रहा हूँ, अगर 10% भी कर देंगे तो हम बहुत हाई लेवल पे तो नहीं जाएंगे लेकिन हम लोग वजूद में रहेंगे। भाभी का शुक्रिया, वकार भाई के पास बहुत मुश्किलें अभी भी हैं, आती हैं, हम लोग को अपने साथ जोड़ के रखती हैं, वक्त पे तनख्वाह देती हैं, कैसे देती हैं हम लोग को नहीं मालूम। हम लोग अखबार देखते हैं, हमें मालूम है कितने इश्तिहार आते नहीं आते हैं। उन्होंने किसी भी स्टाफ को आज तक अपने पास से जाने नहीं दिया। हमारा स्टाफ बहुत वफादार है, टॉप से लेकर के बॉटम तक हर आदमी अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करता है। सैलरी तो हम लोग एक सिर्फ टोकन मनी देते हैं, बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं देते हैं कि जिसमें आदमी ज़िंदगी गुजार ले जाए। वो कहीं ना कहीं काम करता है, उसके बाद हमारे यहाँ आता है। हमारे यहाँ उसको बहुत चांस थे आगे तरक्की करने के, वो नहीं किया। उसने कहा मैं दूसरी जगह नौकरी करूँगा लेकिन अवधनामा नहीं छोड़ूंगा। ये वकार साहब की बोई हुई खेती है जिसको हम लोग आज तक उसमें रह रहे हैं, जो भी रूखा सूखा आता है गुजार लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों का शुक्रिया, पूरे स्टाफ को शुक्रिया, आप मेहमान का शुक्रिया। शकील भाई बहुत अच्छा शुक्रिया। दानिश साहब से सरकार से तो गुजारिश की जा सकती, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि अखबार खरीदिए, अखबार पढ़िए। उर्दू का जब तक खरीदेंगे नहीं तब तक तरक्की नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया।